देश के भविष्य प्रिय अनमोल विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप लोग अपने माता पिता के भविष्य को गढ़ने के लिए, आप लोग अपने भविष्य को गढ़ने के लिए आप लोग निरंतर मेहनत करते रहें। आप लोग इतनी मेहनत करें कि आपका एक अलग पहचान आपके समाज में हो, देश में आपका एक अलग पहचान हो। साथ ही साथ जब तक इस धरा पर आपकी मौजूदगी रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहे, साथ ही साथ आपकी सफलता आपके परिवार के बेहतर भविष्य का निर्धारण करे। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ कक्षा 12वीं के हिंदी संकाय के 6ठे अध्याय को लेकर के आज आपके बीच में प्रेजेंट हूँ, जिस अध्याय का नाम है एक लेख और एक पत्र। प्रथमतः तो मैं इस पाठ की भूमिका आप लोगों को बताऊंगा, तत्पश्चात मैं इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो पूछे जा चुके भी हैं और जिनके पूछने की संभावना है, उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में रखूंगा। आपसे विनम्र आग्रह है कि आपके पास जो भी समय शेष है, उस शेष समय को विशेष समझते हुए अपनी पढ़ाई में अपना समय निवेश कीजिए। पढ़ाई में समय जो हम निवेश करते हैं, इसका मुनाफा जो है वह भविष्य में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए वर्तमान में आपकी की गई मेहनत बेहद ही महत्वपूर्ण मायने रखती है। इसके लिए आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपने भविष्य के लिए न सही, परंतु आप अपने माता पिता के भविष्य के लिए अध्ययन कीजिए, क्योंकि आपके माता पिता आपके बेहतर भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करते हैं। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए पढ़िए। तो एक लेख और एक पत्र जो अध्याय आपके बीच में लेकर के आज प्रेजेंट हूँ, उस एक लेख और एक पत्र के अध्याय को लिखा है हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने, और जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था और जिनकी मृत्यु 23 मार्च 1931 ईस्वी को हुई थी। महज 24 वर्ष की उम्र की अवस्था में उन्होंने अपनी कीर्ति द्वारा, उन्होंने अपनी प्रतिभा के द्वारा, उन्होंने अपने देश प्रेम के द्वारा जो अमिट छाप हम लोगों के हृदय पर छोड़ी, उसकी प्रशंसा जितने शब्दों में की जाए शायद न्यून होगी, शायद कम होगी। उनकी सराहना के लिए कहे गए शब्द शायद बौने प्रतीत होंगे। अर्थात हम उनके संदर्भ में जितना भी कुछ कहें वह बेहद ही कम प्रतीत होगा। हमारे देश के एक ऐसे क्रांतिकारी भगत सिंह थे, जिनके विषय में एक युवा यदि पढ़े, उनकी जीवनी को पढ़े, उनके विषयों में अध्ययन करे, तो वह कहा जा सकता है कि उनके जैसा युवा का होना वाकई में देश के लिए भी सौभाग्य की बात है। तो हम लोग इस क्षण उस महान विभूति को सत सत नमन करते हैं। इस एक लेख और एक पत्र के माध्यम से भगत सिंह ने एक बेहद ही गूढ़ संदेश देने की कोशिश की है। एक गूढ़ संदेश यह देने की कोशिश की है कि उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, पत्र के माध्यम से, कि एक विद्यार्थी जो होता है उसे केवल अध्ययन ही नहीं करना चाहिए, किताबी ज्ञान उससे अर्जित करना ज़रूरी है, साथ ही साथ उसे राजनीति में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, अर्थात भाग लेना चाहिए। क्योंकि यदि विद्यार्थी राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो इससे देश का भविष्य कतई बेहतर नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इस पत्र के माध्यम से, एक लेख और एक पत्र के माध्यम से भगत सिंह ने यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन में कोई भी ऐसी मुश्किलें नहीं हैं जिन मुश्किलों का समाधान संभव नहीं है। तो हमें कतई जीवन के किसी भी स्टेज में, जीवन के किसी भी पड़ाव में आत्महत्या के रास्ते को कभी नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो हमें 100% प्रयास यह करना चाहिए कि हमारे पास जो मुश्किलें हैं उनका सामना हम लोग डर कर नहीं बल्कि डट कर करें। साथ ही साथ इस पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के भाषणों को सुनना व्यवहारिक राजनीति है। व्यवहारिक राजनीति की गूढ़ बातें हमें इन जैसे महान विभूतियों से सीखनी चाहिए। साथ ही साथ इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताया कि जब देश के भाग्य का निर्धारण हो तो हमें यह नहीं ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे भाग्य का क्या होगा। तो अपने भाग्य का निर्धारण और से पहले हमें देश के भाग्य के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि देश हमसे भी बेहतर है। तो इन बातों को इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। ये बातें जो मैंने अभी आपको बताई, इन बातों को यदि आपसे पूछा जाए कि एक लेख और एक पत्र का सारांश प्रस्तुत करें, तो इन बातों को आप लोग बेझिझक लिख सकते हैं। अब इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों की ओर अब हम लोग चलते हैं। इस पाठ से प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्यार्थियों को राजनीति
में भाग क्यों लेना चाहिए? तो लिखेंगे भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि यदि विद्यार्थी राजनीति में भाग लेते हैं तो इससे देश के बेहतर भविष्य का निर्माण होगा, और क्योंकि विद्यार्थियों को भविष्य में देश की बागडोर संभालनी है, देश की जिम्मेदारी भविष्य में युवाओं के हिस्से ही होगा, इसलिए विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान हासिल करने के साथ साथ राजनीति में भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी यदि राजनीति में भाग लेते हैं तो इससे बेहतर भविष्य का, बेहतर देश का निर्माण हो सकता है। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? तो लिखेंगे भगत सिंह को विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार की अपेक्षाएं हैं। जैसे विद्यार्थियों से भगत सिंह अपेक्षा रखते हैं कि विद्यार्थी केवल किताबी ज्ञान ही अर्जित न करे, बल्कि विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान भी अर्जित करे, विद्यार्थी अपने चरित्र को पवित्र बनाए, साथ ही साथ विद्यार्थी राजनीति में भाग ले, और जब किसी भी प्रकार की संकट, किसी भी प्रकार की विपदा यदि देश के ऊपर आती है तो विद्यार्थी अपना तन, मन और धन समर्पित होकर के देश के लिए समर्पित रहें। तो ये अपेक्षाएं विद्यार्थियों से भगत सिंह को है। इसके पश्चात अगला तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। तो लिखेंगे भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर के भी देश की सेवा की जा सकती है। भगत सिंह के जीवन के आधार पर इसे यदि हम प्रमाणित करें तो हम कह सकते हैं कि यह कथन उनके जीवन पर भली भांति चरितार्थ होती है, क्योंकि भगत सिंह ने अपने जीवन में बेइंतहा कष्ट सहन किया। समझिए कि 24 वर्ष की उम्र की अवस्था में एक शख्स किस तरीके से फांसी पर लटकने के लिए भी राजी हो गया, और उसने अपने भाग्य का बिल्कुल भी निर्धारण नहीं किया, उसने अपने भाग्य के विषय में नहीं सोचा, बल्कि देश के भाग्य के लिए, देश के लोगों के लिए अपने प्राण की आहुति देना भी आवश्यक समझा। तो उनके जीवन में बेइंतहा कष्ट आया। 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो कष्ट सहन किया, उन्होंने जो देश के लिए किया, इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कष्ट सहन करके भी देश की सेवा की। तो इस प्रकार उनके जीवन पर यह कथन जो है वो पूर्णतः सार्थक सिद्ध होता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ से कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं, इस संबंध में उनके विचार को स्पष्ट करें। तो लिखेंगे भगत सिंह ने वैसे मृत्यु को सुंदर कहा है जो मृत्यु देश की सेवा के बदले में यदि फांसी अर्थात मृत्यु दंड भी यदि प्राप्त हो जाती है तो वैसी मृत्यु सुंदर है, और आत्महत्या को वह कायरता कहते हैं। इस संदर्भ में उनके विचार के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने आत्महत्या को कायरता इसलिए कहा क्योंकि जिंदगी में कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है जिस मुश्किल का समाधान संभव नहीं है। तो हमें कतई आत्महत्या का रास्ता नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करना कायरता का परिचायक है, कायरता की निशानी है। हर एक मुश्किल का समाधान संभव है, अतः हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम लोग मुश्किलों का सामना डट कर करें, डर कर नहीं, क्योंकि हर एक मुश्किल का समाधान संभव है। और यदि आत्महत्या का रास्ता यदि हम चुनते हैं तो हमारे विषय में हमारे न रहने के बाद कोई भी व्यक्ति हमारे नाम का अनुसरण करने वाला नहीं होता है। भगत सिंह की मृत्यु हुई, परंतु उन्होंने देश की सेवा को समर्पित करते हुए खुद को उन्होंने फांसी पर चढ़ना आवश्यक समझा। तो आज भी उनके नामों का गुणगान किया जाता है, और जो लोग आत्महत्या करते हैं उनकी बुजदिली की गाथा की कहानी कहीं न कहीं कोई नहीं श्रवण करता है, नहीं श्रवण करना आवश्यक समझता है। तो आत्महत्या का रास्ता चुनना कायरता है, यह उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो हम कह सकते हैं यह कथन पूर्णतः सार्थक है। आत्महत्या जो है वो एक कायरता की निशानी है। तो हमें किसी भी कीमत पर अपने जीवन में आत्महत्या के रास्ते को नहीं चुनना चाहिए, बल्कि हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम लोग प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें, और प्रयास करने के उपरांत जिंदगी में किसी भी प्रकार की समस्या से उबरा जा सकता है और समस्या का समाधान ढूंढा जा सकता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभिप्राय स्पष्ट करें कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति एक लेख और एक पत्र से ली गई है, जिसके रचयिता भगत सिंह हैं, और उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से कहा है कि विपत्ति जो होती है अर्थात कष्ट, अर्थात दुख जो होता है ना, वो व्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इंसान के जीवन में विपत्ति आती है ना, तो इंसान उस विपत्ति से उबरने के लिए प्रयास करता है ना। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझिए, यदि आपके जीवन में सुखमय स्थिति है, सुख की स्थिति है, तो आप लोग ज़्यादा बेहतर प्रयास नहीं करते हैं और सुखमय जिंदगी को व्यतीत करते हैं। वहीं हमारे जिंदगी में जब किसी प्रकार का दुख या फिर किसी प्रकार का कष्ट आता है
तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम लोग उस मुश्किल से उबरें, और उस मुश्किल से उबरने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं और हम लोग उस मुश्किल से उबर जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि विपत्ति जब इंसान के जीवन में आती है तो इंसान की कार्य क्षमता, इंसान की बुद्धि की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इसलिए उनका कहना है कि विपत्ति मनुष्यों को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिप्राय स्पष्ट करें, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। वही बात लिखेंगे हम। प्रस्तुत पंक्ति एक लेख और एक पत्र से ली गई है जिसके रचयिता भगत सिंह हैं, और भगत सिंह ने इस पंक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति जो यह सोच लेता है कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता तो वह उस कार्य को नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति हर एक कार्य को कर सकता है, बशर्ते क्योंकि हम लोग अपने समय की आवश्यकता की उपज होते हैं। समय के अनुसार हमें चलना होता है। समय जिस ओर इशारा करती है, समय की यदि मांग यह होती है कि हमें अपने आप को देश के हेतु खपा देना है, अर्थात अपनों के लिए खपा देना है, तो हम लोग उसी अनुसार ढल जाते हैं। हम अपने समय की उपज है, तो हम अपने बुद्धि, हम अपने विवेक को समय के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं। तो लिखेंगे जो भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए उस समय की इच्छा व्यक्त की है जिस समय आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर हो, उस समय वो चाहते हैं कि मुझे फांसी दी जाए, और वे ऐसा समय इसलिए चुनते हैं ताकि देश के युवाओं को संदेश जाए कि 24 वर्ष की उम्र की अवस्था में, अर्थात अल्प आयु में एक शख्स देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने के लिए तैयार है, तो भला मैं क्यों पीछे रहूं। तो उन्होंने अपनी फांसी के लिए इस समय की इच्छा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने यह इच्छा जाहिर की कि मुझे उस समय फांसी दी जाए जिस समय आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पर हो। इसके पश्चात इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब देश के भाग्य का निर्धारण हो रहा हो तो व्यक्तियों को अपने भाग्य को भुला देना चाहिए, व्याख्या करें। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति एक लेख और एक पत्र से ली गई है। इसके माध्यम से भगत सिंह ने यह बताने का प्रयास किया गया है कि जब देश के भाग्य का निर्धारण हो तो व्यक्तियों को अपने भाग्य को भुला देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हमसे एक व्यक्ति विशेष से भी बड़ा होता है देश, और देश की रक्षा, देश की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होती है। हमें यह संभवतः प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने भाग्य से भी पहले देश के भाग्य का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि देश के होने से ही हमारा होना है और हम रहेंगे ही। और देश की छवि अक्षुण्ण यदि न रहे तो हमारा होना अथवा न होना किसी भी कोई भी मायने नहीं रखता है। अतः हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम लोग देश के लिए समर्पित रहें। आप लोग मन से पढ़ते रहें, मन से पढ़ते रहने के साथ साथ एक नव इतिहास रचें। और भगत सिंह आज नहीं हैं, बावजूद इसके हम उनकी गुणगान कर रहे हैं, हम उनको अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं। तो सोचिए आप भी यदि कुछ बेहतर करते हैं, बेहतर करने का मतलब यह नहीं कि भगत सिंह फांसी पर झूल गए तो हम भी फांसी पर झूल जाएंगे, तो हमें भी अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। फांसी पर झूलना सबके हृदय में निवास करने का कारण नहीं होता है। वैसी परिस्थितियां थीं, उन्होंने देश की सेवा के लिए समर्पित किया खुद को। आप भी अपने देश के लिए कुछ कीजिए। देश के लिए कुछ कैसे कर सकते हैं, तो आप पढ़िए, पढ़ लिख करके आप भी एक इतिहास रचिए, क्योंकि हमारे ऊपर भी देश की जिम्मेदारी है। हम लोग भी यदि पढ़ लिख करके एक इतिहास रचेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश का भी भाग्य का निर्धारण होगा और हम लोग भी देश सेवा में अपनी एक आहुति दे सकते हैं। तो कुछ ऐसा कीजिए ताकि आपके विषय में भी किसी पाठ्य पुस्तक में चर्चा की जाए, आपके विषय में भी लोग गुणगान करें। धन्यवाद।